7.16 in the Bhagavad Gita, the indication that there are two broad reasons why people may come to spirituality. One is, I am not good enough for the world. The second is, the world is not good enough for me. Don't pursue religion at the cost of profit and pleasure. What we have is God's gift to us. What we do with what we have is our gift to God. तमस में क्या हो जाता है? I am a loser. भाई I am a loser जब हो जाता है तो वो केवल लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, लॉस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, वो लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ है, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है. When you feel that world is not good enough for me, why do they come to spirituality first of all? Why do they need to? And when they come, how spirituality solves for them? Whatever he lacks physically, God will provide him intellectually. हमारा शरीर है, मन है और आत्मा है. तो आत्मा सबका समान है, पर जो है हर एक का मन अलग है. और जो मन अलग क्यों है कि हम सब आत्मा अगर है तो हमारे पूर्व जन्म भी हुए हैं, और पूर्व जन्म में जो हमने अनुभव किए हैं उससे मन पे कुछ संस्कार हुए, और वो संस्कारों से कुछ चीज़ों की ओर हम नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग और उसमें आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट नेगेटिव थिंकिंग. जो नेगेटिव थिंकिंग जो होता है वो भी सब लोग नहीं कर सकते, वो करना भी गिफ्ट होता है. What is living in balance looks like in everyday living? But bhakti can also be seen as an expression of love. Attention is where Krishna enters into my mind. और absorption, samadhi, ध्यान, immersion, वो क्या है? It's my mind enters into Krishna. I become completely absorbed. क्या है कि आजकल के यूथ में वो जब कर रहे हैं क्या एडवेंचरस है, क्या थ्रिलिंग है, उस पे जोर दे रहे हैं. बट क्या है कि what is something which I just feel so happy doing it. Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का बहुत क्लियर एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद कर सके. और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विदिन. खुद की तरफ लौट आने से, अपने आप को बेहतर समझने से, आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे समझते हो, कैसे आंकते हो, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा करने से. क्योंकि जब हम इसे समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम लाइफ में आज कहाँ पर हैं. हमें आज की गहरी समझ होती है, और जब आज की गहरी समझ पैदा होती है तो हमें जहाँ जाना है, जो ड्रीम लाइफ हमें क्रिएट करनी है, उस तक जाने का एक रास्ता तय होने लगता है. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर or take the journey within through the lens of spirituality. Now, there are many ways that we confuse spirituality. So, we've tried to give you a very clear distinction of a lot of concepts of spirituality. Spirituality में हम बात करते हैं डिटैचमेंट की, हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, डिसिप्लिन की, स्ट्रक्चर टू योर डे की, हम बात करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़कर गो विद द फ्लो करने की, भक्ति योग के मार्ग की. आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके मॉडर्न डे प्रॉब्लम से कैसे कनेक्ट होते हैं. लाइक इफ टुडे यू आर वरिंग अबाउट योर करियर, यू आर वरिंग अबाउट दैट EMI दैट यू हैव टू पे, हाउ डज बीइंग डिटैच कम इनटू योर लाइफ? वो आएगा भी कैसे? आप कैसे आउटकम से डिटैच हो सकते हो अगर आपको उस आउटकम को अगले महीने बैंक में वो EMI देना है या घर के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है? तो ये पूरा जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे फिट होती है और हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए क्या सॉल्व करती है, दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन. आज इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ हैं स्वामी चैतन्य चरणदास प्रभु जी. ही इज़ एन इस्कॉन मंक फॉर द लास्ट 30 years. ही हैज़ रिटन ओवर 30 books. An ex-engineer who turned into a monk. पहले तो ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, एंड सेकेंडली व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी रियली सॉल्व फॉर अस कंसिडरिंग आवर मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स. दिस इज समथिंग जहाँ पे इन्होंने अपना प्रोफाउंड विजडम हमारे साथ शेयर किया है. वन ऑफ हिज बुक्स इज दिस गीता फॉर द CEO, which is one of the best sellers and which has beautiful chapters. I've just scanned through the list. You may check this out. It's available on various online platforms as well. And now, without any further ado, let's meet our guest. And a humble request before that, if you like our efforts and if you like what we are doing here at the Journey Within podcast, and that is to bring some really meaningful conversations that can help you elevate the quality of your life, the experience of your being, then do consider supporting the channel. Subscribe to the channel, like, comment and share this video in your WhatsApp groups and your social media so that it reaches to more and more people. And now, let's meet our guest, Swami Chaitanya Charandas Prabhuji, on the Journey Within podcast.
Namaskar, Swamiji. Namaste. Delighted to be here, Shivaji. It's been a pleasure. We were talking before also, and the idea of journey within is such an important thing because हम सब टूरिस्ट के जाते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, पर हमारे अंदर एक दुनिया है और थॉट्स इनसाइडर्स मैटर मच मोर देन थिंग्स आउटसाइड. तो आपका थीम जो है पॉडकास्ट वर्ल्ड में आपका काफ़ी यूनिक कंट्रीब्यूशन है. यू हैड अ लॉट ऑफ, आई सॉ सेवरल ऑफ आवर पॉडकास्ट बिफोर दिस, योर पॉडकास्ट बिफोर दिस. I'm delighted to be here, and I hope we can have a enriching conversation for your readers, for your viewers, and for. Thank you, Swamiji. Your talks, I've seen some of your content. They're full of wisdom and absolute practical application wala wisdom, जो मेरी life को genuinely solve कर सकता है. You know, I've spoken to so many monks on this podcast and otherwise also, but there are very few who I find extremely grounded in their practice. You know, who, you know, leading by example. And in the last couple of hours that we've been talking, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. Now I want to bring out that wisdom to our audiences. First up, what is up with all these engineers turning into monks? Sub engineers, IIM graduates, IIT graduates, monkhood की तरफ में क्यों जा रहे हैं? What is it that you're seeking that is not fulfilled here, or is it a shortcut to make money, as they say? At least in ISKCON, there is no money. Most of us, those who become monks, we depend on the institution for our maintenance. Most of us don't even have bank accounts. Sometimes only for foreign visas we may be required to have some. Don't have any personal property. So it's definitely not the money aspect. And I would say most of us could have earned more money in the corporate world than we earn as monks. Of course, the kind of intellectual people that you all are. So 3 reasons I would say. One is that engineers are logical and rational, and the way Swami Prabhupada presented spirituality and his followers have presented it, it has a very rational, logical approach. Swami Prabhupada was the Swami founder Prabhupada of is the founder of ISKCON. ISKCON. So spirituality has 2 aspects, rational and mystical. So rational is more the philosophical side, where there's logic and reasoning, and that was what attracted me. The mystical aspect is more about experiences and even rituals, because rituals also give some people experiences. So it's about, in meditation I saw this and this happened and that happened. That's also aspect of spirituality, but that's not primarily our focus. So the rational approach links with certain professions, or people who go and excel in certain professions, and engineering is one of them. That the rational aspect is one thing. The second thing is that overall, some of the early monks who were attracted in the 1980s, they themselves were engineers, and they understood other engineers' mindset, and then it became like a chain effect. And a third aspect is that there are different professions. Like the top professions in India are engineering, medicine. Now law is coming up, and many intelligent people who go in this, they not just going for a career. They also want to do something meaningful in life. And for me, I never really thought I'm becoming an ISKCON monk. I wanted to do something meaningful. I had a lot of faith in the power of education to change my life, to change the life of others. I was in a part of social welfare organization where I used to help in their education wing, going to slums and offering free tuition classes. So when I studied the Bhagavad Gita, I started sharing the Bhagavad Gita. I found that it helped me. I had a bit of an anger issue. It helped me deal with that. I had a close friend who was going into alcoholism, and he started practicing Bhagavad Gita, and he was able to just break free of it very easily. So I felt that I could contribute more to society by sharing the Bhagavad Gita's wisdom. See, through our academic education, we open doors for people to move towards a better life. But there are trap doors inside us based on our own negative emotions and our own addictive desires, and those need to be closed. So I would say the way to lead a more meaningful life and to make a valuable contribution, that's also what draws us. So you said that for somebody who's a very logical thinker and who's a rational person generally and who's also well educated, let's say an engineer like yourself, you also have certain trapdoors. Those needs to be closed, right? Yeah. What does that really mean? What are the kind of trapdoors are you talking about? What is it that we find ourselves stuck into after achieving all of this, after living a life based on logic, based on rational, based on our education, based on earning whatever kind of money, etc.? Where do we find ourselves stuck? Yeah. What is your observation there? See, in 7.16 in the Bhagavad Gita, there are the indication that there are 2 broad reasons why people may come to spirituality. One is, I am not good enough for the world.
The second is the world is not good enough for me. Wow, So- beautifully said. Let that sink in, And to the viewers also watching this, let that statement sink in, because it sounds very simple Yeah. on the outside, but if you explore within, Yeah. I am not such a good enough. massive I am not self-discovery. good enough for the world. That idea is I feel insecure. I lack confidence. I have a lot of pessimism inside me. So, and I just feel that I won't be able to face the world. And then I turn towards meditation. I may pray to God. So I look for something higher because I cannot deal with the world. That's not a bad motive. Anyway, we go to spirituality, that's good. But that's one group of people who come. The other is the world is not good enough for me. Now that can sound very egoistic, but it's not so much in terms of ego as in terms of experience. That what the world promises, I've achieved at least some of that, and it's turned out to be not all that fulfilling. Many times achievements turn out to be an anticlimax. We get it, and then what next after that? Is that all? So then, often when we are in the treadmill, we just set up another goal and start chasing that. But if some of us are fortunate, then, okay, is there something more? Not just more of the same thing, but something completely different. So that is a large population that wants to achieve another goal after achieving one. Like they want to go goals after goals after goals, right? That's one segment of a large segment of people. But you said broadly two categories of people. One is I am not good enough for the world, and the second is the world is not good enough for me. Let's talk about the first category, because these are broadly the two categories that we essentially talk about on the Journey Within podcast. The whole idea of Journey Within podcast is based on these two categories. So the first category is I am not good enough for the world. That means I have a very low self-image. I have low self-esteem. I think very, lowly of myself. I think I'm lacking in a lot of departments in my life. So a lot of mental health issues, a lot of coping with life in general, coping in relationships, coping at my workplace comes from this feeling of not feeling enough. So how does spirituality help you feel enough? Yeah. And how much time does it take for you to feel enough? So the Bhagavad Gita explains that our existence is three level. There's the body, the mind, and the soul. So this is like a computer system where there's the hardware, software, and user. The body is like the hardware, the mind is like the software, and the soul is the user. So now, at the level of the body and mind, all of us have abilities and all of us have limitations. Some of us is physically fitter or fairer than others. Some of us may be mentally sharper than others. Some of us may not be. So the point of the Gita is based on our body and the mind. We form certain identities. We take on certain roles and we form certain identities. Our worldview and our own view. Self-conception, our identity. Our identity. So I am smart, I am dumb, I am tall, I am short. These are all parts of our identity. There's my identity and there's my identification with identity. Say, now each of us, say we are Indians. Now when I go to America, people ask me, are you an Asian? Well, yeah, I come from Asia, but we don't think of ourselves as Asians, isn't it? So we have many identities. Some of them we identify more with, some of them we identify less with. Right. So now this, our body and mind is a part of who we are. But some of us, we fixate on one particular role and identify with it too much. So spirituality is about shifting back. We have all these functional identities, but below that, underlying that is a fundamental identity. And that is, each one of us is a soul. We are all parts of God. We are pure, we are potent, we are precious. So through spiritual practices like meditation, mantra chanting, we shift our focus of identity to that I am a soul. And that itself brings a certain level of security. So, okay, all these, see, sometimes people talk about there is ego and there is insecurity. These are two opposites of pendulum. Ego, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है. Insecurity, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं व्यर्थ हूँ. तो इन दोनों के बीच में है ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी का मतलब I am something and I can do some things. So now this is, as souls, each one of us is a part of the divine. So part matlab, we can do part of the whole thing. We may not be able to do everything.
तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट एफर्मेशंस, ऑल दैट इज हेल्पफुल, बट भगवद गीता में जो बताया कि आपका फंडामेंटल सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जब वो शिफ्ट हो जाएगा, वो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग में आएगा, तो एक फर्म सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां पे आता है. So basically, I am not good enough. That is the problem that we started with. Yeah. Is now getting to some sort of a solution where you are finding that you're okay. Yes. You are good this enough. part of this part of me, okay, I might not be tall enough, my language might not be fluent enough, ये नहीं है, but this is not that what defines me. मेरा कोर आइडेंटिटी जो है, मैं एक आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूँ. तो वो जब है, उसमें हमारा सिक्योरिटी आता है. जब वो समझ में आता है तो समझ में आता है कि ब्रॉड लेवल पे ऑल ऑफ अस आर गुड इनफ इन अ वे. Yes. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सो ये तो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम था, वेयर अ लॉट ऑफ अस फील दैट वी आर नॉट गुड इनफ, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ start from there, and we engage with those problems so much. आपने कहा इनसिक्योरिटी आता है, जेलसी आता है, आई एम नॉट गुड इनफ से लो सेल्फ एस्टीम आता है, आप के रिलेशनशिप्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, बन भी नहीं पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? एंड इन प्रॉब्लम से इंगेज करते 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 मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ जिंदगी में दैट आई फील बर्नड आउट. आई फील नाउ देयर इज नो मोटिवेशन कमिंग टू मी. आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू टेक सर्टेन एक्शंस. आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू ग्रो एज सच. एंड वट एवर ग्रोथ आई एम डूइंग, दैट इज टू जस्ट prove to myself that how can I feel that I am okay, I am good enough. So you're saying that it is cutting short all of this and then coming to a firmer identity of the basic identity, the fundamental identity that you said. या कटिंग शॉर्ट नहीं, क्योंकि हमारा रोल तो रहेगा, क्योंकि क्या है कि सम पीपल आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, किसी का IQ ज़्यादा है, वो रोल रहेगा. पर कैसे होता है कि हमारे आइडेंटिटी में वो कितना विचार में आता है, हमारा हेड स्पेस कितना लेता है वो. Like somebody may have a scar on their face. Now, if they are constantly thinking, I'm scarred, I'm scarred, I'm scarred, तो फिर क्या होगा, उससे उनका head space भी ज़्यादा आ रहा है. But okay, I have a scar, that's an issue, but it's not that big an issue. No, I'm good enough. So whatever problems are there in me, they're only a part of me. Wow. So वो जो है spirituality जो practice करते हैं, आत्मा को हम समझते हैं, और आत्मा को समझते नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये समझते हैं, Right. तो वो इंटेलेक्चुअल स्तर पे समझते हैं, और थोड़ा भी रियलाइजेशन आ जाता है, तो उससे क्या थोड़ा भी अनुभव आता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डेफिशिएंसीज, एक्चुअली देयर इज अ कोर टू मी Right. व्हिच इज गुड, व्हिच इज डिवाइन. Right. तो फिर उससे फिर जो लिमिटेशंस है उसको हम टैकल कर सकते हैं. या देखो कैसे है कि फियर, इनसिक्योरिटी, ये सबको होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस, वर्ल्ड इज अ कॉम्पिटिटिव प्लेस, बट देयर इज लिविंग विथ फियर एंड लिविंग इन फियर. तो अभी भविष्य में कुछ भी हो सकता है, हमको कैंसर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. तो एक तरह से फियर जो है, ये एक साइकोलॉजिकल वार्निंग मैकेनिज्म है ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर. तो फियर एज अ कंपेनियन ये बुरा नहीं है. कभी कोई लगता है कॉन्कर ऑल योर फियर्स, नहीं, फियर आपका शत्रु नहीं है कि उसको कॉन्कर करना है. तो अगर मान लीजिए कोई छोटा 7-8 साल का बच्चा है, वो 10वीं मंजिल के खिड़की से नीचे देख रहा है और वहाँ पे कोई पैरापेट वॉल नहीं है, तो माँ बोलती रुक जाओ, दूर आ जाओ से. माँ मुझे कुछ डर नहीं लगता है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है. क्या है कि डर बुरा नहीं है. सो प्रॉब्लम क्या होता है, जब इंस्टेड ऑफ लिविंग विथ फियर वी स्टार्ट लिविंग इन फियर, तो फियर एक प्रिजन बन जाता है हमारे लिए, और उसके अंदर ही हम जी रहे हैं. तो तभी होता है, ये कब होता है कि जो मुझ में कमी है, जिससे मुझे खतरा आ सकता है, समस्या आ सकती है, वो मेरे पार्ट ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती है, वो मेरी पूरी आइडेंटिटी ही बन जाती है. तो कैसे होता है कि सबके जीवन में लॉस आता है. अभी कोई विद्यार्थी है, अभी मैं कुछ समय पहले ही IIT मुंबई में था, और वहाँ पे हैज़ गिविंग अ टॉक, तो कुछ समय पहले एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया था. हार्ट ब्रेकिंग. हमारे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स है, तो होता क्या है, अनेक स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं, पर भी किसी हद सबके जीवन में लॉस होता है. तो लॉस को 3 तरह से प्रोसेस करते हैं. गीता में 3 गुण बोलते हैं, सत्व, रजस, तमस. तो सत्व में क्या होता है, क्लैरिटी होता है, आई हैव लॉस्ट, ये संधि थी, ये परीक्षा थी, मैं नहीं कर पाया. पर रजस में क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई एम लॉस्ट, मैं क्या करूँ अभी, पता नहीं मुझे. पर तमस में क्या हो जाता है, आई एम अ लूजर. अभी आई एम अ लूजर जब हो जाता है, तो वो केवल लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, लॉस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, वो लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ है, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है. वो बहुत डैमेजिंग हो जाता है. अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं,
रोमांटिक रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, अगर हमको लगता है वो लूजर है, तो फिर क्या, वी वांट टू एंड दैट रिलेशनशिप. We don't want to be with them. या बट इफ आई थिंक आई एम अ लूजर, कैन आई एंड माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ? मैं खुद के साथ ब्रेकअप कर सकता हूँ क्या? वो सुसाइड एक तरह से क्या है, वो खुद के साथ ही ब्रेकअप करने का प्रयास है. तो ये क्या है, मतलब हाँ ठीक है, आपको एग्जाम में लॉस आ गया, मे बी आप दूसरा स्टूडेंट है, उसके इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पर स्टूडेंट होना ये आपकी एक आइडेंटिटी है. दैट इज नॉट एक One रोल of है, your many roles. वन ऑफ योर मेनी रोल्स, एक ही आइडेंटिटी है वो. तो उससे ओवर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसमें जो भी लॉस आएगा उससे आप पूरा डिवास्टेड हो जाएंगे. मैं समझे कि ये मेरा एक रोल है. और जैसे उदाहरण देते हैं कि गंगा सागर की ओर जा रही होती है, तो गंगा एक रास्ते से जाती है और एक रास्ता बंद होगा दूसरे रास्ते जाती है. तो हमारे जीवन में अनेक रोल है और सारे रोल से हम हमारी चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं. अल्टीमेटली वी आर मेंट टू गो टुवर्ड्स द डिवाइन व्हिच इज लाइक द ओशन. तो पर एक रास्ता बंद हो गया तो गंगा बंद नहीं होती है. तो उसी तरह से क्या है कि रोल्स और हमारा कोर आइडेंटिटी, वो जब इसका फर्क समझते हैं एंड डोंट ओवर आइडेंटिफाई विद एनी रोल. कितना पावरफुल डिस्टिंक्शन आपने दिया है हमको स्वामी जी, टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. सत्व रजस तमस के हिसाब से भी जब आपने समझाया, एंड यू वर व्हेन यू वर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ स्कार ऑन आवर फेस, सम पीपल मेक दैट स्कार देयर होल लाइफ. कि मैं सुंदर नहीं हूँ क्योंकि मेरे स्कार है, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, मुझसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि मुझे स्कार है, मुझे प्रमोशन में ऑफिस में कम आते हैं क्योंकि मेरे फेस पे स्कार है, अगर मैं ब्यूटीफुल होती तो ये होता. मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लाइफ में, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे कुछ भी रिलेशनशिप विद सेल्फ, एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय दैट स्कार. एंड यू आर हम्बल इनफ टू ब्रिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस इनटू दैट. आपने बहुत सारे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स लेके बताए, आपने गंगा के रास्ता बताया, बट आपकी खुद की जर्नी आई वाज रिफ्लेक्टिंग अपॉन, जैसे यू सेड दैट यू गॉट पोलियो, यू नो, राइट. तो ये गीता का ज्ञान मुझे मेरी माँ ने इनडायरेक्टली दे दिया, पर वेरी पावरफुली दिया. मैं जब 1 साल का था, यू वांट टू टेल दैट और शुड आई टेल दैट? प्लीज टेल दैट योर स्टोरी. 1 साल का था तो हम महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में छोटे शहर में रह रहे थे. तो तभी मेरी माँ मुझे वैक्सीन देने के लिए, पोलियो का वैक्सीन देने के लिए लेके गई. पर वहाँ पे जो क्लिनिक था उस पर पावर सप्लाई चला गया था और वो फिजिशियन ने देखा नहीं, अटेंडेंट ने देखा नहीं. तो जो फ्रिज था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वैक्सीन में जर्म मल्टीप्लाई हो गए थे. जो वैक्सीन मुझे दिया तो उसमें पोलियो प्रिवेंट करने के लिए उसी से पोलियो हो गया. माय गुडनेस. तो मुझे याद नहीं है, मैं 1 साल का था, चलना सीख रहा था, गिर गया और उसके बाद मैं चल नहीं पाया नॉर्मली. पर मेरी पहली याद जो है, मैं 2.5-3 साल का था, तभी हमें कोई दूर के रिश्तेदार मिलने आई थी और वो मेरी माँ को सांत्वना दे रही थी कि बहुत बुरा हो गया, तुम्हारे बच्चे को पोलियो हो गया. तो मेरी माँ ने तभी बताया, जो वचन बताया अभी तक मुझे याद है बहुत स्पष्ट, बहुत विश्वास के साथ, जो भी शारीरिक स्तर पे उसको कमी होगी भगवान उसको बौद्धिक स्तर पे दे देंगे. तो Say that in English also, Swamiji. whatever he lacks physically, God will provide him intellectually. Wow. तो अभी भी पता नहीं उन्होंने क्यों बोला. शी पास्ट अवे सून आफ्टर दैट. तो उसके बाद मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, पर शायद उन्हें कुछ एबिलिटी देखी या उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रार्थना थी, उनकी आशा थी, बट दैट स्टेड विथ मी. उससे मैं पढ़ाई करने लग गया, स्कूल में जाने लग गया, तो मैं देखा कि मुझे याद करना आसान था, मैं पढ़ के समझ सकता था, तेज़ी से पढ़ सकता था. तो उसी दिशा में डेवलप करने लग गया मैं. और अभी मुझे क्रचेस लगते चलने के लिए, पर क्या है, मेरे लिए क्रचेस ये मेरे ग्लासेस के समान है. ग्लासेस के बिना मैं देख नहीं सकता, बट जस्ट एज आई डोंट मेक अ बिग यू एंड क्राई. ये ग्लासेस भी ग्लासेस नहीं, ठीक है, ग्लासेस पहनो, जो आगे बढ़ाओ. और ग्लासेस बहुत कॉमन है स्वामी जी, तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है. वही तो, आप तो इक्वेट कर रहे हो ग्लासेस और क्रचेस को, बट हम जो यू नो पीपल हु डोंट हैव दैट इशू, उनके लिए क्रचेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड योर होल लाइफ कैन बिकम अबाउट दैट आई कैन नॉट वॉक, यू नो. आई एग्री. तो मैं कहने का बात है कि मेरे लिए ये ऐसे क्यों हुआ, आई थिंक इट इज़ माई मदर्स वर्ड्स. तो क्या एक वाक्य, वर्ड्स में इतना पावर होता है कि एक वाक्य अगर वैसे बोलता है किसी का जीवन बदल सकता है. तो उसका एक और प्रसंग मुझे बाद में आया विच शेप मी अ लॉट मोर. हमारे पड़ोस में एक लड़का था, वो बहुत खेल कूद में अच्छा था, एथलेटिक्स में नंबर 1 था वो, और वो मुझे चिढ़ाता था, लंगड़ा वगैरह बोलता था. मुझे हर्ट नहीं होता था, इतना अनॉय होता था ज़्यादा. क्योंकि क्या था, मुझे कोई बुद्धू बोलेगा तो और गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैं इंटेलेक्ट से ज़्यादा आइडेंटिफाई करता था. पर फिर भी हम इतने मित्र नहीं थे, थोड़ा कोल्डनेस था. तो एक दिन मेरी माँ ने बताया कि उसकी माँ मेरी माँ के पास आई थी और कहती कि वो थोड़ा मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है. तो मैं मैथ्स में अच्छा था, तो वो रिक्वेस्ट करी थी कि मैं मैथ्स में उसको मदद करूँ. तो मैं नहीं करना है मुझे बोला. तो मेरी माँ ने बताया कि नहीं, वो हमारे पड़ोसी है, वो तुम्हारा मित्र है. बोला नहीं, वो मेरा मित्र बिल्कुल नहीं है, पर मैं माँ बोली तुम्हें मदद करना चाहिए उसको. तो
तो एग्री किया मैं, तो उससे मतलब थोड़ा बेसिक समझा था मैथ्स का, और 10-15 मिनट जब मैंने उसको समझाने का प्रयास किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दोनों कानों के बीच में कुछ है ही नहीं, नॉट एन इंसल्टिंग सेंस, बट उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं था. तो वन पार्ट ऑफ मी वांटेड टू लाफ एट हिम, बट देन समथिंग मेड मी स्टॉप, एंड मेनी इयर्स लेटर जब मैं इसको आर्टिकुलेट कर पाया कि इसकी मेरा फिजिकल लिमिटेशन है और वो मुझ पे हंस रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है, मैं उस पे हंसूंगा तो फ़र्क क्या है उसमें. तो एक्चुअली लाइफ सबके साथ अनफेयर होता है. मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया जिसका मुझे फिजिकल लिमिटेशन आ गया, पोलियो आ गया, पर मैं ये उल्टा का सवाल पूछ सकता हूँ कि मैंने क्या किया जिससे मुझे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मिल गया है. तो क्या है, लाइफ इज़ अनफेयर, बट इन द बिग पिक्चर इट इज़ फेयरली अनफेयर. फेयरली अनफेयर मतलब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है. अब ये 50-50 नहीं है, किसी के जीवन में 90% अनफेयर हो सकता है, 10% ही फेयर है. पर क्या है कि द बिगेस्ट डिसीजन हम हमारे जीवन में जो करेंगे, will I focus on what is unfair in my life or what is fair in my life? Now, that is one side of the problem that we are saying, that a category of people who come to spirituality, they don't feel that they are good enough. Now, दूसरे side पे आ जाते हैं. There are people who feel that I am good enough. Yeah, you said the world is not good enough for me. Yeah. वो वाली category के लोग. Now, उनको spirituality कैसे help करता है? When you feel that world is not good enough for me, why do they come to spirituality first of all? Why do they need to? And when they come, how spirituality solves for them? Okay. तो वर्ल्ड इज नॉट गुड इनफ मतलब जो वर्ल्ड प्रॉमिस करता है कि फेम है, वो मतलब ये कर लोगे तो खुशी मिल हाँ जाएगी, ये फेम पालोगे तो you'll be very फेम happy. है, पावर है, पोजीशन है, इंद्रिय सुख है, जो है इससे आपको सुख मिलेगा. तो दैट इज वो इज नॉट गुड इनफ फॉर मी. उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है. क्योंकि मैंने वो सब करके देख लिया. सब नहीं, सब पूरा नहीं कर सकता, काफी कुछ करके काफी कुछ, मतलब पैसे कमा के देख हाँ, लिया, हाँ. थोड़ा बहुत फेम भी कमा के देख लिया, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ के देख लिया, वट एवर वे यूड वांट टू डिफाइन फेम, वो करके देख लिया, पावर लेके देख लिया, बट आई एम नॉट फीलिंग फुलफिल्ड और आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. एग्जैक्टली. या तो तभी स्पिरिचुअलिटी इसमें क्या है कि देर इज इनर जर्नी जैसे बोलते हैं कि हमें क्या अंतरंग सुख मिल सकता है क्या, कि देर इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ एंड देर इज द क्वालिटी इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स इनसाइड मी. तो तभी क्या होता है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, वॉट इज इट दैट ब्रिंग्स मीनिंग टू माई लाइफ. और स्पिरिचुअलिटी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द इनर वर्ल्ड. And when we do that, then each of us comes closer to ourselves. अभी मतलब क्या है closer to ourselves? मतलब क्या है कि who I am and how I am living, उसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है. हमें सबके जीवन में होता है वो. थोड़ा एग्जांपल देके मेरा बताइए. मतलब क्या है कि say maybe I love writing, but then I'm a traveling speaker, like speaking also, but I love writing more. But maybe I'm spending so much time on traveling and speaking that I don't do writing. तो क्या है, who I am and who I am naturally inclined to be, naturally gifted to be, That is right thing. that is one. And where I am right now, where I'm spending my time, my energy. Well, traveling and speaking. हाँ, तो दोनों में डिस्टेंस होता है, सबके जीवन में होता है थोड़ा सा ये. हाँ, हम जो तो हमें करना पसंद होता है, जो हम चाहते हैं, वो हम जो कर रहे होते हैं उससे थोड़ा दूर होता है. तो आई वोंट से चाहते हैं, दैट्स अ राइट वर्ड, बट ऐसे चाहते थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है. एक तरह से होता है कि भगवगीता में एक बात बताया कि एक फिलोसॉफिकल जनरल क्वेश्चन है, नो डू वी चूज आवर इंटरेस्ट और डू आवर इंटरेस्ट चूज अस. Oh, I wanted to ask you this question, by the way. तो अभी ये गीता में जो वर्णाश्रम का चीज बताया, उसको बाद में वो कास्ट सिस्टम बन गया, वो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया. पर उसका भाव क्या है, इसमें बता रहा था कि हमारा शरीर है, मन है और आत्मा है. तो आत्मा सबका समान है, पर जो है हर एक का मन अलग है. और जो मन अलग क्यों है कि हम सब आत्मा अगर है तो हमारे पूर्व जन्म भी हुए, और पूर्व जन्म में जो हमने अनुभव किए है उससे मन पे कुछ संस्कार हुए, और वो संस्कारों से कुछ चीज़ों की ओर हम नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं. कुछ चीज़ों में हमको नेचुरली इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट होता है. जैसे हम कहते हैं चाइल्डहुड प्रोडिजीज होते हैं कुछ. यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखते हैं, 3-4 साल के कुछ बच्चे वो गीत गा रहे हैं, वो म्यूजिक खेल रहे हैं, भगवत गीता सुना रहे हैं. हाँ, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होता है. अभी इंडिया में आई थिंक इस जनरेशन में हम चेस के प्रोडिजीज आ रहे हैं बहुत, एंड वेरी यंग पीपल. तो क्या है, ऑफकोर्स कुछ हद तक ट्रेनिंग है वो उनका, उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ इन्हें टैलेंट भी है. तो क्या होता है कि हम हमारे पूर्व जन्म से जो आते हैं व्यक्ति, तो हम वी हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इम्प्रेशंस.
इसीलिए अगर पेरेंटिंग के बारे में देखते हैं हम, तो एक मेटाफर कई बार बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर लाइक क्ले, और उसको जैसे चाहे वो शेप करना है पेरेंट्स को। तो गीता के अनुसार ये मेटाफर एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, क्या कि चिल्ड्रन आर नॉट लाइक क्ले, दे आर लाइक सीड्स। अगर मैंगो का सीड है तो उससे एप्पल नहीं आने वाला है। तो एक तरह से जो पेरेंट्स को चिल्ड्रन को गाइड करना है, उनको गार्डनिंग करना है, पर जब गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है अपने बच्चों को, उसके क्या नेचुरल इंटरेस्ट है, तो इसी तरह से खुद को भी ऑब्जर्व करना है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट इज़ नॉट सो मच व्हाट आई डिज़ायर टू डू एज इट इज़ व्हाट आई एम ड्रॉन टू डू। क्योंकि मेरे डिज़ायर जो होते हैं वो शायद समाज में ये करूँगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा तो मुझे बहुत प्रसिद्धि मिल जाएगी, बहुत फेम मिल जाएगा, मैं मूवी स्टार बन जाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ वो एक बात है, बट व्हाट आई एम नेचुरली ड्रॉन टू, तो वो क्या है, गुण कर्म विभाग अच्छा गीता बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप एक वेन डायग्राम लेते दो सर्कल से, एक है व्हाट इज इट दैट आई फील कंटेंट डूइंग, मतलब अगर मुझे पैसे की चिंता नहीं होती, मुझे किसी सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होता, तो व्हाट वुड आई लव टू डू, वो है आई फील कंटेंट डूइंग दैट, वो एक सर्कल है। दूसरा है जिसके मुझे जो गुण है, उस जो मुझे गुण है करने के लिए उसमें कंटेंट होगा मैं, और जिसके लिए मुझे कर्म है करने का उसमें मैं कॉम्पिटेंट होगा, कि naturally I'll be able to do it well, maybe not Say the that best. again, Swamiji. जो Explain that Venn diagram again. ओके, एक वेन डायग्राम है कि गुण का मतलब क्या है कि जो मैं करता हूँ उसमें भी अंतरंग आनंद आ जाता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक कपल मुझे मिलने आया था, तो मुझे कुछ बहुत सीरियस बात करनी थी उनसे, तो उनके साथ वो उनकी 4 साल की बेटी लेके आए थे। बोले थे आप, मैं उन लोगों को बोला कि आप वो अगर साथ में रहेगी तो आप कैसे बात करवाइए, बोले नहीं नहीं, शी इज नॉट डिस्टर्ब। तो उन्होंने क्या किया था, उसको एक मैजिक स्लेट लाया था, और वो 2 घंटे बात कर रहे थे, कुछ ड्रॉ कर रही थी, और ड्रॉ करके अपनी माँ को दिखाई थी, माँ हंसती थी, और फिर इरेज कर दी, कुछ और ड्रॉ करती थी, एंड शी इज सो हैप्पी 2 आवर्स ड्रॉइंग करने में। तो कुछ चीज़ें होते होते हमको अंतरंग आनंद मिलता है वो करने में, हैप्पी डूइंग दैट, तो व्हाट एम आई कंटेंट डूइंग। और दूसरा है व्हाट एम आई कॉम्पिटेंट एट डूइंग, वो मेरा कर्म क्या है। गुण और कर्म, ये कर्म का शब्द थोड़ा अलग अर्थ है यहाँ पे, कि जो मैं करने में अच्छा हूँ। तो अगर ये दोनों का जहाँ ओवरलैप होता है, कि जहाँ जो मैं करने में आनंद आता है और जो मैं कर अच्छा सकता हूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली हमारे लाइफ का पैशन है, वो हमारे लाइफ का कॉलिंग है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के वो पैसा कमाएगा, और डॉक्टर करने में सर्जरी डायग्नोसिस वो अच्छा होगा, तो अगर उस पर कर्म होगा, वो पास होगा एग्जाम, वो सब करेगा, पर उसमें उसका गुण नहीं है वो करने का, उसको इंटरनल कंटेंटमेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो डॉक्टर का काम करेगा, पर वो पेशेंट को सिर्फ पैसे बनाने का मशीन के रूप में दिखेगा, और फिर ज़्यादा डायग्नोसिस करो, ये रेफरल करो, ये पे बैक लो, ये करो वो करो। तो फिर गीता कहती है कि जो परधर्मो भयावह, तो जो आपका कॉलिंग नहीं है वो आप करने में लग जाओगे, तो क्या होगा, एक्सटर्नल रिजल्ट से इतना चेस करने लग जाओगे आप वो, कि यू विल नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूट वैल्यू। तो इसीलिए जो हम करना चाहते हैं, जो हमें बताया था कि जो व्हाट वी आर नेचुरली कॉल्ड टू डू, इट्स नॉट जस्ट इच्छा है मेरी करने की, बट इज देयर समथिंग इन लाइफ आई कैन नॉट बी विदाउट डूइंग इट। तो इवन इफ नोबडी पेज मी, आई वुड वांट टू डू इट। इफ आई कैन डू इट एज अ करियर, ग्रेट। But do you think everybody will be able to identify that for themselves? या हर किसी का होता भी है? Is it possible for every human being on this planet to have an interest or area of interest जहाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पैसे मिले ना मिले, टाइम का बाउंडेशन ना हो, फेम का बाउंडेशन ना हो, किसी गोल का बाउंडेशन ना हो, बट उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये करने में सबसे मजा आता है? क्या every 8 billion people on this planet will they be able to identify that? डिग्री अलग हो सकता Or है। does that exist for all of them? यस आई वुड से, एंड नो। यस मतलब क्या है कि वो डिग्री बहुत अलग हो सकता है, इसलिए नो है। फॉर सम पीपल, लाइक किड्स, सम पीपल दे जस्ट, सम किड्स हैव सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कि एक तरह से वो टैलेंट से उनका करियर का पाथ ऑलरेडी क्लियर है पहले से ही, बचपन से। मोस्ट किड्स आर नॉट लाइक दैट, बट फिर भी क्लियरली उनका थोड़ा वो पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, हॉबीज देखते हैं, दे हैव सम इंटरेस्ट इन सम थिंग्स, दे हैव सम नेचुरल ड्राइंग टुवर्ड सम थिंग्स। तो ऐसे होना कि जो हमारा कॉलिंग है वो हम 100% कर सके, वो बहुत रेयर है। लाइफ इतना फेयर नहीं है, फेयर नहीं होता है। गुड what we were saying earlier. पर अगर जो हम नेचुरली ड्रॉन होते हैं वो कभी भी हम करते नहीं है, तो फिर बहुत इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और
इसमें ही क्या है कि जब हम जो हमें व्हाट वी आर नेचुरली ड्रॉन टू डू, वो इन डूइंग दैट इटसेल्फ इन वी गेट कंटेंटमेंट। ओ उसमें एक कंट्रीब्यूशन करने में ही संतुष्टि आता है। वर्ल्ड ने रिकॉग्निशन दिया नहीं दिया वो बात अलग है। भी महाभारत में वर्णन आता है कि जो अर्जुन था तो वो बचपन से उसको आर्चरी में नेचुरल अट्रैक्शन था। अभी जब वो बड़ा हो रहा था तो उसका बड़ा भाई भीम था, ओ ही वाज हैवी बॉडीड। तो अभी भीम जैसे शक्तिशाली वो बनना चाहेगा तो कभी नहीं बनने वाला है वो। जब उसने आर्चरी डिस्कवर कर लिया तो ही वाज टैलेंटेड इन दैट। और फिर अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब क्या है, जिसने नींद जीत ली है। तो वो नाम क्यों हुआ? क्योंकि वो एक दिन अपने गुरुकुल में था, खाना खा रहा था, और तभी क्या हो गया, अचानक वहाँ की जो कैंडल था बुझ गया, दिया बुझ गया। तो फिर भी उसका हाथ बराबर अपने मुंह पे पहुंच गया। तो उसने सोचा कि अरे अगर मैं अंधेरे में खा सकता हूँ तो मैं तीर भी मार सकता हूँ। तो उसको इतना नेचुरल कॉलिंग था वो उसकी ओर। तो अभी उसमें उसने डेवलप किया एंड ही बिकेम स्पेक्टेक्युलर इन दैट। तो अभी नॉट एवरीबडी में हैव दैट लेवल ऑफ डिस्टिंक्टिव टैलेंट, बट क्या है कि जो हम नेचुरली ड्रॉन होते हैं वो अभी उसके कुछ भी नहीं करेंगे। और इसमें क्यों होगा? क्योंकि क्या है, वी डोंट लिसन टू आवरसेल्व्स। हम क्या, दुनिया का नॉइज होता है, हमारे मन का क्रेविंग्स होता है। Now, applying that to my listeners जो ये podcast अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ना अभी जो मैं comments भी पढ़ती हूँ वहाँ पे इस तरह के comments आते हैं that in their present times they are feeling lost। जो आप कह रहे हो कि clear distinction नहीं होता है कि what is my inner calling, ये पहचानने का है, what is I'm naturally drawn to do। It's a very big statement, right? It's not some it's a very significant realization if one knows what they are drawn to। ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ का एक चंक सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये पता हो। बहुत सारे लोगों के लिए कि दे डोंट नो व्हाट दे आर ड्रॉन टू, राइट? दे आर परसुइंग देयर मल्टीपल इंटरेस्ट। वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी फॉलो कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी फॉलो कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में भी जो भी उनके आइडियाज़ हैं फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारे कर रहे हैं। अगर आप यंगस्टर्स की बात करोगे तो दे आर ट्रैवलिंग ऑल्सो वेल, दे आर ग्रूमिंग देमसेल्व्स इनफ, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मैनी कोहॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कोडिंग का भी एक कोहॉर्ट हो गया, उसमें ट्रैवलर्स का भी ग्रुप्स हो गया, उसमें कुछ डेटिंग का भी एक ग्रुप हो गया, XYZ। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में अपने आप को डालकर ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉट एम आई नेचुरली ड्रॉन टू, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हाउ डज वन फाइंड वॉट दे आर नेचुरली ड्रॉन टू? बिकॉज लाइक आई सेड इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट part of your life solved if you know that. So how does one come to that? How to kill confusion around this whole thing? तो and Bhagavad Gita, what does it teach us there? वो कैसे solve करती है? Why is it important that I go towards Bhagavad Gita for this understanding? So 3 different questions from what I can see over here. Okay. I'm so sorry, Swamiji. It's fair enough. It's important thing. तो अभी जो खुद का जो आइडेंटिफाई करना है हमको, तो उसके लिए भी मैं पहले बता सत्व रजस तमस बता रहा था। तो ये एक तरह से निसर्ग के ऑपरेटिंग गियर्स है। व्हाट इज निसर्ग? निसर्ग इज नेचर। नेचर में हाउ नेचर ऑपरेट्स। तो अगर मान लीजिए मेरी कार एक गियर में चल रही है तो शायद बहुत फास्ट जाएगी, एक गियर में चल रही है तो क्या है, वो ऊपर क्लाइंब करती है, स्टीप क्लाइंब करती है। तो सत्व रजस तमस क्या है, ये 3 गुण हैं। और सत्व का असोस क्या है, क्लैरिटी, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। रजस में क्या होता है, एनर्जी होता है, कभी कभी हाइपर एनर्जी हो जाता है वो। और तमस में होता है एपैथी, लेथार्जी, एपैथी, क्या इंडिफरेंस, फर्क ही नहीं पड़ना। हाँ, तो कभी इसको थोड़ा, बट वो गोइंग विद द फ्लो नहीं होता है स्वामी जी। I'll come to that. It's a good point. So please explain that also. So क्योंकि वो तो एडवर्टाइज करा जा रहा है, हमें बहुत बेचा जा रहा है। आप जैसे मंकी बताते हैं go with the flow, and now you're saying it's indifference. Okay, तो अभी क्या है, ये 3 गुण जो है उसको ऐसे कह सकते हैं कि some people make things happen, some people watch things happen, and some people wonder what happened. Very true, very true. तो अभी ये सत्व रजस तमस जो है, अभी कुछ हद तक अगर हम तमस में हैं तो तमस में क्या है, इट्स नॉट एग्जैक्टली गोइंग विद द फ्लो। तमस में क्या है, इट्स जस्ट आई डोंट केयर वेयर एनीथिंग इज गोइंग। स्वामी जी, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी यंगस्टर्स आर वो तमस में जा रहे हैं, फीलिंग इंडिफरेंट, तमस में जा रहे हैं, बट दे आर सेइंग आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम गोइंग वेयर माय लाइफ इज टेकिंग मी, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू सी रिजल्ट्स इवन इन द थिंग्स दैट दे लव। अभी जो रजस में क्या होता है, जो एनर्जी बहुत होता है,
तो ये करना है, दुनिया में ये ग्लैमराइज किया, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, वो चीज़ करो। तब मतलब आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। और वो एक पेंडुलम का एक एक्सट्रीम होता है, दूसरा तमस में जाते तो आई वॉन्ट टू डू नथिंग। वो पेंडुलम में ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे इधर उधर। तो अभी उसमें सत्व में क्या है कि दिस इज वॉट आई एम गुड एट, दिस इज वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस इज वॉट आई विल डू। Having clarity of that. तो उसके वो क्लैरिटी जो होता है, तो क्लैरिटी कैसे शुरू होता है, वो क्यूरियोसिटी से होता है। तो अभी क्यूरियोसिटी का एक सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन था कि नोट कॉन्शियसली व्हाट यू नोटिस ऑटोमेटिकली। Wow. नोट कॉन्शियसली व्हाट यू नोटिस ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, मेरा एक मित्र है, वो कहीं भी जाता है, वो किसी के घर में जाता है, 5 मिनट घर में बैठेगा, बोले आके ये फोटो इधर कर लोगे, ये सोफा इधर कर लोगे, चेयर कर लोगे, आपका घर अच्छा दिखेगा। उसको वो नेचुरल इंटीरियर डेकोरेशन का टैलेंट है। ऑटोमेटिकली कोई दो लोग उस घर में 5 साल रह रहे, वो सोचते नहीं है वो। अभी आई एम अ वेरी वर्ड कॉन्शियस पर्सन। कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ अरे ये वर्ड्स क्या, कोई एडवर्टाइजमेंट में कैसे वर्ड्स यूज़ किए, किताब के टाइटल में क्या वर्ड्स किए। तो नोट कॉन्शियसली व्हाट यू नोटिस ऑटोमेटिकली। तो जब महाभारत में वर्णन आता है कि जब जो पांडवों का स्वयंवर से विवाह होता है द्रौपदी के साथ, तभी वो ब्राह्मण के वेश में होते हैं। तो तभी द्रुपद को भी सोचते कि ये वास्तव में है कौन, सही में ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। तो वो उनको अपने महल में बुलाता है एक मेजबानी के लिए, फीस्ट के लिए, और फिर उनको एक लंबे कमरे में रखता है, आप बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ बोलता हूँ। और फिर चले जाता है। उस कमरे में ऑपोजिट साइड में क्या है, वो एक बड़ा टेबल होता है, और टेबल में अलग चीज़ें रखी होती है। कुछ होते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ का पैराफर्नालिया होता है कुछ, बाद में कुछ क्षत्रियों के वेपन्स होते हैं, अस्त्र होते हैं, फिर कुछ वैश्यों के टूल्स होते हैं, प्लो वगैरह, और फिर जो शूद्र होते हैं उनके आर्टिसंस होते हैं, टूल्स के टूल्स होते हैं। तो आर्टिस्ट के लिए अभी अगर ये जो है ना, ये साइकोफिजिकल नेचर, ये कास्ट नहीं है, भगवद गीता में जैसे बताया गया। तो अभी वो वहाँ पे एक हिडन विंडो से वो देख रहे हैं पांडव क्या करते हैं, क्या उठाएंगे पहले। हाँ, वो जाके बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, और वो टेबल की ओर देखते हैं। 5 पांडव एक साथ जो है वो शस्त्रों की ओर जाते हैं, और वो शस्त्र को उठाते हैं। अर्जुन एक धनुष उठाता है, बोलता है अरे ये धनुष है, उस धनुष के जैसे है, थोड़ा और मजबूत है, पर वो थोड़ा उसका जो स्ट्रेंथ था और स्ट्रांग था, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करने लगता है। हाँ, और इससे पता चलता है कि दे हैव नॉलेज ऑफ दिस, दे आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन इट। और फिर द्रुपद अपने बेटे धृष्टद्युम्न से देख रहा है, बात करता है, दोनों हंस लगते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो क्या है कि कुछ कुछ चीज़ों की और हम नेचुरली नोटिस करते हैं वो, पर वो उस पर फोकस नहीं कर सकते। नोट कॉन्शियसली व्हाट यू नोटिस ऑटोमेटिकली। इट कुड बी पेंटिंग्स, इट कुड बी लाइटिंग इफेक्ट्स, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी वर्ड्स, इट कुड बी जस्ट पीपल साइकोफिजिकल नेचर। कोई ऐसे थेरेपिस्ट बन सकता है। तो क्या है कि उसी वो क्यूरियोसिटी से चालू होता है। तो अभी प्रॉब्लम आप बताए कि आजकल यूथ बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक तरह से स्टीरियोटाइप लाइफ नहीं जी रहे हैं। ये भी आपने मंक्स ने हमें सिखाया है कि इनफ एक्सपीरियंसेस में एब्जॉर्ब करो टू एक्चुअली नो व्हाट पुल्स यू। या अब करोगे ही नहीं, एक और चीजें एक्सपीरियंस करोगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, बट व्हाट आई फील द प्रॉब्लम इज ना, ये ऑफन ये बहुत से एक्सपीरियंसेस लेना, वो इट इज जस्ट अ वे ऑफ बीइंग कूल, कि मैंने ये किया, मैंने दुनिया को दिखाने के लिए होता है। वो खुद को इट जस्ट बिकम्स अनदर वन मोर सेट ऑफ टू डूज टू टेक। या इट्स नॉट एक्चुअली एन एक्सपीरियंस, बट इट इज अ चेक ऑन द बकेट लिस्ट। एग्जैक्टली। तो क्या है, बिकॉज यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग योरसेल्फ। लाइक अगर कोई स्काई डाइविंग कर रहा है या कोई उस तरह की चीजें कर रहा है, तो वो उस फीलिंग में उतना एब्जॉर्ब, या उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट 2 minutes 1 minute jump, whatever that is one part of it. देखो एक है थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, राइट, पर दूसरा है कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, एनरिचमेंट। ये एक दोनों हैप्पीनेस के एक्सपीरियंसेस है, बहुत अलग डायरेक्शन में है। वाओ। तो जो हमारे नेचुरल कॉलिंग होता है, उसमें कभी कभी थ्रिल आता है। अभी मैं आई राइट, सो समटाइम्स सम वर्ड फॉर्मेशन कम्स, वाओ दिस इज ब्रिलियंट, जैसे यूरेका मोमेंट जैसे होता है। बट इवन व्हेन दोस वर्ड फॉर्मेशंस डोंट कम, व्हेन आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स, आई एम अब्सॉर्ब्ड। तो क्या है कि आजकल के यूथ में वो जब कर रहे हैं, क्या एडवेंचरस है, क्या थ्रिलिंग है, उस पर जोर दे रहे हैं। बट क्या है कि व्हाट इज समथिंग व्हिच आई जस्ट फील सो हैप्पी डूइंग इट, इट्स और कंटेंट, इसलिए वो जो है उसके लिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सत्व अगर होगा तो हम खुद को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ बैड थिंग। But So just let me just complete this point. I'm what I'm saying about self observation जो करना है ना, खुद को समझने के लिए। तो अगर रजस और तमस में है तो हम बहुत सी चीज़ें करेंगे, पर वास्तव में वो क्यूरियोसिटी से नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से
आज जैसे बोले थे वो एग्जीबिशन दिखावे के लिए कर रहे, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, I'm वो so cool. सो आई एम सो कूल. बट थोड़ा सा जीवन में स्ट्रक्चर होता है. अभी मैं इंडिया में बचपन से मैं यहाँ पे रहा, अभी पिछले 10 साल से मैं प्रदेश में रहा हूँ, तो कॉलेज में आउटरीच करता हूँ वहाँ पे. तो अमेरिकन पेरेंटिंग मैंने देखी है. तो एक तरह से वो इंडियन पेरेंटिंग बहुत हैंड्स ऑन होता है, अमेरिकन बहुत हैंड्स ऑफ होता है. तो फिर क्या होता है, उनको एक तरह स्ट्रक्चर नहीं रहता. कई बार थोड़ा तो स्ट्रक्चर चाहिए. कोई भी बीज हो उसको पानी देना ज़रूरी है, उसको नरिश करना ज़रूरी है. तो जो अगर किसी के जीवन में थोड़ा स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा सत्वगुण में आते हैं तो एक्चुअली क्लैरिटी आता है. तो इसीलिए इवन इफ सपोज समबडी जा रहा है ऐसे करियर में जो उनके लिए राइट नहीं है, पर अगर वो एक डिसिप्लिन के साथ उसको परस्यू करते तो शायद वो उनका कॉलिंग नहीं है, पर उसको डिसिप्लिन से करते हुए वो खुद और सत्व में आ जाएगी. क्योंकि क्या है, कोई भी कार्य परसिस्टेंटली करने के लिए आपको आपका अंदर का नॉइज है उसको निग्लेक्ट करना सीखना पड़ता है. और वो अंदर का नॉइज जब कम हो जाता है तो वो रजस और तमस कम होता है. और फिर अगर ये मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गया, ये बात नहीं है. दिस इज जस्ट नॉट व्हाट आई मेंट टू डू. Clarity आता है. क्लैरिटी आती basically. है और फिर जो हमारा एक्चुअल कॉलिंग है वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसीलिए आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू आर्बिट्ररीली क्विट वन करियर एंड गो टू अनदर करियर कि ये मेरा कॉलिंग नहीं, मेरा कॉलिंग है. जो आप कर रहे हो कीप डूइंग दैट. मेक अ प्लान फॉर 1 year, 3 years, 5 years. जो मैं कर रहा हूँ करते रहो, बट ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम टू डू सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी रखो, एक्सप्लोर करो. और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी डिस्कवर. तो फर्स्ट स्टेज है क्यूरियोसिटी, सेकंड स्टेज है कमिटमेंट, और थर्ड स्टेज है कॉलिंग. तो क्यूरियोसिटी शुरू होता है कि नोट व्हाट आई नोटिस. कमिटमेंट, ओके इज दिस रियली माय कॉलिंग, लेट मी ट्राई इट आउट फॉर सम टाइम. Have I noticed it rightly? यस. कि सम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि दे हैव टू मेनी टैलेंट्स. सम पीपल प्रॉब्लम होता है कि दे फील आई डोंट हैव एनी टैलेंट एट ऑल. तो जिनको टू मेनी टैलेंट्स है उनको सिलेक्ट करना होता है. जिनको लगता है मुझे कुछ भी टैलेंट नहीं है उनको थोड़ा और सेल्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है. ये क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं सोशल मिरर से देखता हूँ, अरे मैं आई डोंट लुक सो गुड, मे बी आई डोंट हैव सच अ गुड मेमोरी, मेरा स्पीच में इतना फ्लुएंसी नहीं है. तो जब दुनिया की नज़र से देखते हैं हम तो शायद हमको ऐसे टैलेंट्स नहीं है जो दुनिया में ग्लैमराइज हो गए. पर तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है, खास करके भक्ति स्पिरिचुअलिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम सब भगवान के अंश है. तो हमको एक स्पिरिचुअल मिरर आता है कि इफ गॉड हैज़ मेड मी देन गॉड हैज़ मेड मी फॉर अ पर्पस. गॉड हैज़, इफ गॉड हैड वांटेड यू टू बी लाइक मी और मी टू बी लाइक यू, then God would have made you to be me and me to be you. God wants me to be me and you to be you. So of course we can improve and we can become the best version of ourselves. But वो जो spiritual mirror से होता है, we can see ourselves more objectively. कि social mirror के filter से इतना देखना ज़रूरी नहीं है. तो इसीलिए discipline से, spirituality से जो curiosity, commitment और calling का journey है वो और smoothly जाता है. You know, Swamiji, I want to ask you a question on discipline also now that you have spoken about it. And आपने भी going with the flow की भी बात की है ना, उसको observe करना. I want to come back to that. So I was reading a book by Michael Singer and there he had written that discipline also becomes an obstacle in your spiritual progress. कैसे? जब आप disciplined होते हो, discipline is also an expectation from yourself at the end of the day. Yeah. And what Bhagavad Gita says or what any spiritual practice teaches us is lessening our expectations or in fact killing our expectations, not having any expectations, ridding ourselves of expectations, right? That's what spiritual teachings are about. Now, when discipline itself is an expectation from my own self, you said structure होना चाहिए, parenting में भी structure होना चाहिए, आप जो भी pursue करें commitment होना चाहिए, तो discipline के बिना commitment भी नहीं आ सकता है. Now, discipline को भी मैं बहुत deeply study करती हूँ, तो discipline at the end of the day is an expectation. So help me explain this whole idea of discipline, expectation. This is all very confusing, right? In that way. Correct, yeah. तो इसमें जो हम natural talents की बात कर रहे थे ना, तो discipline, if it is simply an attempt to force my will on myself, तो वो impossible हो जाएगा. I'll give an example of this. अभी क्या है कि गंगा सागर की ओर जाती है, तो अभी जब गंगा सागर की ओर जा रही होती है वो अपने प्रवाह से जाती है, और जैसे प्रवाह से जाती रहती है तो फिर धीरे धीरे वहीं पे एक रिवर बेड बन जाता है. और जब रिवर बेड बन जाता है तो इट कैन गो मच ईजियर, इट कैन गो मच फास्टर.
तो गंगा का फ्लो जो है वो एक्चुअल सब्सटेंस है, जो रिवर बेड है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जो रिवर बेड है दैट इज लाइक डिसिप्लिन, और गंगा का जो फ्लो है वो दैट इज द मूवमेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ऑफ आवर हार्ट, ऑफ आवर नेचुरल टैलेंट्स। पर अगर कोई बहुत मेहनत करके एक बेड बना देता है पर वहां पे पानी ही नहीं है, तो फायदा क्या है उसका? तो यू कैन नॉट फोर्स योरसेल्फ टू cannot force yourself by discipline to do something for which you do not have a natural inclination for very long. Swamiji, let me bring that to an example now. Modern day problem पे ले आते हैं. A lot of us are not naturally inclined to wake up early. Call that a problem of our job schedules. Okay, can I interrupt you here? Yeah. Because I'm talking about I think we're talking about two different things over here. Please tell So me. you're talking about habits, I'm talking about talents. ये दोनों अलग चीजें हैं. तो I'll explain what I mean by this is that say अभी writing है. तो अभी there's a W. Somerset Maugham was a famous writer. He was asked, do you write only when you are inspired or do you write every day? Absolutely, yes. So he said, I write only when I'm inspired and I make sure that inspiration comes every morning. Every day. No, right. So, Abhi, what does it mean? You cannot have inspiration coming on call like that. But the idea is that when we are writing regularly, then we make ourselves receptive for inspiration. And sometimes that inspiration comes. But when we have that discipline, like regularly showing up. So showing up is, you could say, an act of discipline. But going with the flow is that once you have shown up, what idea comes? तो राइटिंग में दो प्रोमिनेंट वर्ड यूज है. हाउ डू यू राइट? एक है कि राइट थिन एंड एडिट फैट. दूसरा है राइट फैट और एडिट थिन. राइट थिन मतलब क्या? पहले पूरा आपका स्ट्रक्चर लिखो, ये 10 चैप्टर्स मेरे किताब में होने वाले हैं, ये पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, और फिर उनको इलैबोरेट करो. राइट थिन, एडिट फैट. दूसरा है राइट फैट, जो भी आपके मन में आता है लिख दो, सब डाल दो. What is your process, Swamiji, by the way? It's a combination of both. Mostly it's second. Mostly second? Yeah, mostly second. So write fat and edit thin. मतलब क्या है कि जो भी लिख दो उसमें प्रिंसिपल क्या है कि you can edit a bad page, but you can't edit a blank page. तो आप 10,000 वर्ड लिख दोगे, उसमें से एटलीस्ट 1,000 वर्ड तो मीनिंगफुल आ जाएगा. तो अगर वो इफ यू वेट फॉर इंस्पिरेशन टू स्ट्राइक, तो 1,000 वर्ड ही मुझे स्ट्राइक करेंगे, जो मीनिंगफुल होंगे, जो एब्सोल्यूट गोल्ड होगा, वो पता नहीं कब होगा. वो पता नहीं कब होगा. तो इसलिए क्या है कि अभी जो शोइंग अप है, एक्ट ऑफ डिसिप्लिन क्या है कि एवरी डे आई विल सिट and write 500 words. Or that can be by force also initially. That can be by force. See, when we do an activity, a discipline. So now this talking about difference between habits and talents. तो अब इसमें फर्क क्या है कि I may discipline myself because I like to do something, but my life is so unstructured that I don't get to do it. And second is, that means वो activity का कुछ intrinsic value है मेरे लिए. मतलब अगर राइटिंग है, सिंगिंग है, किसी को निटिंग होता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है. तो मैं अमेरिका में किसी के घर में था और वो मैं प्रोग्राम से गया तो उनके आके उन्होंने 400 कुकीज़ बना दिए थे. तो वो बोले कि इतने कुकीज़ क्यों बनाए? तो वो बोले कि दिस इज़ माई वाइफ्स वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस. शी कुक्स फॉर एवरीवन. So that's a wonderful way to deal with stress. But point है कि क्या है कि कुछ है हमको अच्छा लगता है करने को, पर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसिप्लिन आ जाएगा, तो दैट एक्टिविटी गिव्स अस इंट्रिंसिक जॉय. अभी ऑफ कोर्स कुकीज बनाएंगे, हम दूसरों को खिलाएंगे, उनको आनंद होगा, बात सही है, बट दिस इज व्हाट आई लव टू डू. पर दूसरा है फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज. नाउ आई मे नॉट गेट द इंट्रिंसिक जॉय इन एक्सरसाइज, बट आई डू इट फॉर द एंड्स. व्हाट आई वांट हेल्थ, आई वांट टू बी फिटर, और एटलीस्ट आई डोंट वांट टू बी सिकर. तो अभी ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है. और अभी क्या डिसिप्लिन फॉर एक्सरसाइज से डिसिप्लिन, उसमें एक्सरसाइज में इंट्रिंसिक जॉय आएगा किसी को. मे बी सम पीपल, जैसे का फिजिकल साइड जो होता है, उनका फिजिकल इंटेलिजेंस हाई है, उनमें फिजिकल एक्टिविटीज में जॉय आता है उनको, तो उनको धीरे धीरे उसमें आ जाएगा जॉय. पर शायद उनका फिजिकल साइड ज़्यादा है ही नहीं, उनका इंटेलिजेंस है ही नहीं उसके बारे में. मे बी दे आर मोर एनालिटिकल, दे लिव मोर इनसाइड द हेड. तो फिजिकल एक्टिविटी है, दे मे नेवर गेट जॉय इन इट, बट दे डू इट. सो इज इट द मीन्स? वो एक्टिविटी में जॉय मिल रहा है, पर मुझे वो कमिट करना पड़ेगा कि मैं तो करूँगा नहीं वो, या वो एक्टिविटी के रिजल्ट में जॉय मिलने वाला है.
तो इसीलिए मैं जो बात कर रहा था कि क्या हमें जो टैलेंट्स जो है वो टैलेंट्स को डिस्कवर करने के लिए भी हमको थोड़ा कमिटमेंट लगता है, पर वो ऐसे है कि गंगा उधर फ्लो हो रही है, मैंने उसको वहाँ पे बेड बना दिया तो और आसानी से फ्लो होगी वो। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत होगी कि मुझे कुछ बहुत जल्दी से मिल जाए या बिना कमिटमेंट के ऐसे ही मुझे मेरा टैलेंट डिस्कवर हो जाए। आप कह रहे हो कि उसको डिस्कवर किसी किसी को हो भी सकता है, दैट यू वेरी ऑर्गेनिकली वेरी सून नो व्हाट यू लव टू डू, व्हाट योर नेचुरल टैलेंट और इंक्लिनेशन इज, बट बहुत सारे लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा। उनको कमिटमेंट और अपने आप प्रोसेस के थ्रू डालना पड़ेगा, इनफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एज एन एक्सप्लोरर जाना पड़ेगा रादर देन सीकिंग थ्रिल। आपको और चीजें भी वहां से सीख करनी पड़ेगी, तब यू विल डिस्कवर दैट योर टैलेंट इज और योर समथिंग लाइक दैट यू आर सेइंग, राइट? जैसे कि एक है टैलेंट और दूसरा है स्किल। तो टैलेंट थोड़ा रॉ होता है, उसको प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, कमिटमेंट से वो स्किल बन जाता है। मतलब क्या, किसी को somebody has a good way with words, but they will write 50 sentences and 10 of them are great and the 40 of them are just crazy and they just don't make any sense. So then they need some training. राइटिंग में एक आर्ट होता है और एक क्राफ्ट होता है। तो आर्ट के लिए टैलेंट होता है, कुछ लोगों में वो टैलेंट है, कुछ लोगों में टैलेंट नहीं है। पर जो क्राफ्ट है, ग्रामर के रूल्स है, सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, पैराग्राफ्स को कैसे फ्लो करना है, वो क्राफ्ट है। तो क्राफ्ट जो है उसमें ट्रेनिंग रिगरस लगता है हमको। सो आई थिंक इन ऑल फील्ड्स लाइक दैट द टैलेंट जो है वो आपका नेचुरली फ्लो हो जाएगा। आपको टैलेंट है तो आप कर पाएंगे वो, पर जो क्राफ्ट है वो सीखना पड़ेगा और उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। सो आई वुड से इज डिसिप्लिन आल्सो एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस? यस। डू वी नीड टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन? It depends on two things. But that's not a hard yes, you're saying. I want to say it's not a hard yes. It's not a hard yes. ऐसे कि मैं, there are two extremes, you know. I try to, गीता में एक फेवरेट श्लोक है 6.5 है कि elevate yourself with yourself, don't degrade yourself with yourself. उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो उसका मतलब एक तरह से कहते हैं कि हम में एक हायर सेल्फ है, एक लोअर सेल्फ है। जैसे मैं बताया था कि हम आत्मा हैं पर हम किसी रोल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो देयर इज अ हायर सेल्फ एंड अ लोअर सेल्फ। तो लोअर सेल्फ इज शॉर्ट साइटेड, इट इज गेट्स बोर्ड, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, इट्स लेथार्जिक। द हायर सेल्फ वो रिफ्लेक्टिव है, वो क्रिएटिव है, इंस्पायर्ड है, वो इट इज मोर कनेक्टेड विद द डिवाइन। तो अभी क्या है, ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ है, दो एक्सट्रीम है कि आई ट्राई टू मेक द लोअर सेल्फ माई स्लीव। मैं जो बोलूँगा वो करना ही है, वो हेल्थी नहीं है। दूसरा है आई बिकम अ स्लेव ऑफ द लोअर सेल्फ। ये दोनों मतलब दोनों है कि एवरीथिंग आई विल डू बाय सिंपली बाय रॉ विल पावर, मुझे करना है। तो जो लोअर सेल्फ है वो सफोकेट हो जाएगा। वो मतलब वो डिसिप्लिन वाली बात आ गई। ओनली रॉ डिसिप्लिन फॉर एवरीथिंग, दैट विल सफोकेट यू। या बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इफ यू डू नॉट हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग और उसमें आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यू नो, Andre Agassi was a famous tennis player and he was brilliant at tennis, but in his autobiography he writes that he hated tennis. And of course one reason he hated tennis was his father forced him to play and बहुत उसे discipline करवाया, तो he just hated it and he was great at tennis, but he said I was never happy playing tennis. Just sad situation to be in. तो क्या है कि अगर आप खुद को raw force से करोगे, कितने तक, कब तक आप कर पाओगे? आपको पता भी चल गया दैट मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और जॉय इसमें नहीं मिल रहा है, बट यू आर डूइंग इट प्योरली बेस्ड ऑन डिसिप्लिन की दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ माय डे शुड बी, दिस इज व्हाट माय स्ट्रक्चर ऑफ द मंथ शुड बी, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ माय ईयर शुड बी, एंड हेंस इट बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ आई लिव्ड माय एंटायर लाइफ और 30-40 इयर्स, सिग्निफिकेंट इयर्स ऑफ माय लाइफ। संस्कृत में दो शब्द होते हैं कि एक है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयस। अभ्युदय इज मोर लाइक एक्सटर्नल अचीवमेंट और निश्रेयस है वो है इंटरनल फुलफिलमेंट। तो अभी अगर आप बहुत डिसिप्लिन से जियोगे, स्ट्रक्चर से आपको अभ्युदय मिल जाएगा, आपको अचीवमेंट मिल जाएगा, पर वो अचीवमेंट में फुलफिलमेंट नहीं आएगा। बट आप बेस्ट टेनिस प्लेयर बन जाओगे, आप सीईओ बन जाओगे, आप सबसे बड़े सिंगर बन जाओगे, व्हाटएवर बन जाओगे, जो भी आप, जिस पे भी आप डिसिप्लिन और एफर्ट डाल रहे हो कंसिस्टेंट फॉर अ फ्यू इयर्स, डेफिनेटली यू विल मेक अचीवमेंट्स देयर to whatever degree your karmas and all of that had decided for you, right? तो वो हो जाएगा, लेकिन आप उसमें कितना खुश फील करेंगे वो उधर से नहीं डिसाइड। अगर आपका नेचुरल अलाइनमेंट नहीं है उसमें। पर दूसरा क्या है कि यू जस्ट सरेंडर टू योर लोअर सेल्फ। मतलब क्या है, आज मुझे टीवी देखने का मूड हो गया, आज वो करने का मूड हो गया, कल वो करने का मूड हो गया, तो फिर उससे क्या होगा, इफ वी जस्ट सरेंडर टू आवर लोअर सेल्फ,
मतलब कि एक है आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ माई स्लेव, अदर इज आई बिकम अ स्लेव ऑफ माई सेल्फ। जो भी मेरे मन में आ गया वो करने लग गया, तो उससे हम स्टैग्नेट हो जाएंगे, उससे हम डिग्रेड हो जाएंगे, विल बिकम द वर्स्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। सो वो दोनों के बीच में एक बैलेंस है, और वो क्या है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज वॉट माई टैलेंट्स आर, दिस इज वॉट माई ब्लाइंड स्पॉट्स आर। वी एक्सेप्ट आवर सेल्व्स एंड देन वी बिल्ड ऑन दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो अभी अर्जुन अगर चाहता कि मुझे भीम जैसे शक्तिशाली बनना है, वो कितना भी प्रयास करेगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो डिसिप्लिन से अर्जुन भीम जैसे महाकाया नहीं बनने वाला है। तो अर्जुन का डिसिप्लिन क्या था? गो विद द फ्लो। मतलब क्या है कि मुझे आर्चरी में नेचुरल इंटरेस्ट है, तो आर्चरी में डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन कर रहा था खुद को, बट उसका पॉइंट क्या था कि दिस इज माई नेचुरल टैलेंट, दिस इज माई नेचुरल इंटरेस्ट, एंड इन दिस आई विल डिसिप्लिन माई सेल्फ। सो गो विद द फ्लो जो है वो ज़रूरी है, बट इट्स लाइक ऑल दिस ये स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स है, पर इनको एब्सोल्यूट ट्रूथ बना देते तो प्रॉब्लम आ जाता है। सो गो विद द फ्लो, इसको द वे व्हेन कैन पुट इट इज एक्चुअली देयर आर मेनी फ्लोज इनसाइड यू, विथ विच फ्लो यू आर गोइंग। गीता में 2 शब्द आते हैं, एक है वृत्ति और दूसरा है वासना। तो दोनों अंदर से ही आते हैं। इसका रफ इंग्लिश इक्विवेलेंट होगा इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस। तो अभी ये वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट ब्रॉडली इंस्टिंक्ट्स आर पॉजिटिव, दे आर लाइक प्रोग्राम्ड इंटेलिजेंस। तो किसी में म्यूजिक का इंस्टिंक्ट है, दे आर नेचुरली इंटेलिजेंट अबाउट म्यूजिक। और जो इम्पल्सेस होते हैं वो थोड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं, इम्पल्स टू सडनली ईट दिस, वॉच दिस, येल एट दैट पर्सन। तो अभी गीता में 3rd चैप्टर में एक जगह भगवान बोलते हैं कि निग्रह किम करिष्यसि, व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश। बट क्या इसका मतलब है कोई भी डिसिप्लिन आपके जीवन में जरूरी नहीं है? What can repression accomplish? What can, if you are constantly disciplining yourself, I would say quite a lot. Yeah, so It can, no, right? what he's saying there is not that you have your natural instincts and you have your impulses. तो अभी impulses को regulate करना बहुत जरूरी है। Like say if somebody is musician, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है, पर वो म्यूजिक करते करते थोड़े फेमस हो जाते हैं, फिर उनको पार्टी को बुलाते हैं, शराब पीते हैं, ये उनको अलग इम्पल्सेस आते हैं, and that person may lose their musical talent and their musical focus Absolutely. because of all that comes around it. Impulses that they gave into. Yeah. So क्या है कि impulses को discipline करना ये ज़रूरी है, पर instinct जो है उनको develop करना है, Nurture करना है. nurture करना है। तो अभी जब हम क्या identify करना है, तो जो बताया था मैं कि which area should I go in, there's a part of my life where I am disciplining my impulses, and that the more I keep doing that, तो मेरे instincts में से कौन से stronger है, कौन से weaker है, which I can follow right now, which I should follow later। तो अभी कुछ ऐसे होता है कि हमारा लाइफ का ऐसा सिचुएशन होता है कि वी मे हैव द टैलेंट फॉर समथिंग, बट अभी वो एनवायरनमेंट नहीं है मेरे जीवन में। तो अभी मुझे फैमिली का लोन भरना है, ये करना है, तो मुझे शायद म्यूजिशियन बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो अभी उससे शायद मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने वाला है उससे, तो आई हैव टू डू समथिंग एल्स एट दैट टाइम, तो दैट्स ओके। तो इन जो इम्पल्सेस जितना रेगुलेट हो जाएगी हमारे, तो इम्पल्सेस रेगुलेट होते तो हम सत्वगुण की ओर आते हैं, तो उतना फिर कौन से इंस्टिंक्ट्स मुझ में एक्चुअली अच्छे हैं और किसको कब डेवलप करना है, वो क्लैरिटी आने लगती है। वो भी क्लैरिटी आने लगती है। और क्या है कि ऐसे नहीं है कि ऑल द आंसर्स आई हैव टू गेट राइट नाउ। इट इज पॉसिबल दैट somebody discover their life's calling at the age of 45 and they अगर मैं 25 को डिस्कवर किया होता तो कितना अच्छा होता था, मे बी। पर मे बी आप 45 को आ गए हो और तभी आपने कॉलिंग डिस्कवर किया आपका, तो तब मतलब बाकी पिछले ईयर्स का एक्सपीरियंस से आप लेवल हेडेड रहोगे, आप मैच्योर रहोगे। तो इसलिए डोंट, इट्स लाइक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग should itself not become another anxiety. दुनिया में अनेक एंग्जाइटीज है, अरे मैं ये पैसा कैसे, how will I meet this financial need, how will I satisfy this person, how will I do this. Self understanding should not become another anxiety. Wow. So just try to be with yourself, try to absorb yourself, and who you are will become revealed gradually. This brings it to like a fundamental 2 notions about spirituality. Spirituality क्या है? एक है स्पिरिचुअल में एक भाग है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जस्ट बी एट पीस विथ योर सेल्फ। दूसरा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो
तो अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सेल्फ स्पिरिचुअलिटी के। ये क्या है कि ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब दिस इज हु यू आर, बी पीसफुल, यू आर ग्रोइंग एट योर ओन पेस। तो कैसे है कि वो एस्पेक्ट अगर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर देते हैं तो लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस के नाम में पैसिव हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन करते ही नहीं है, लेथार्जिक हो जाते हैं, हो जाते हैं। बिल्कुल। पर जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, अरे मैं ये डिसिप्लिन नहीं है मुझ में, ये मैंने काम नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये मैं इतना मुझे डिसिप्लिन बदलना है अपने हाँ, अंदर, मुझे और अपने इस वो- इमोशन वो- को ज्यादा समझना है, और वो बदलना भी क्या होता है, मुझे मेडिटेशन करना है, मैं मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन इज सपोज टू मेक यू पीसफुल, बट यू बिकम एजिटेटेड बिकॉज योर मेडिटेशन नॉट मेकिंग यू पीसफुल। सो वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति उससे और रेस्टलेस हो जाता है और एजिटेट हो जाता है। सो ये जो है स्पिरिचुअलिटी में दोनों बैलेंस है कि देर इज अ हायर प्लान फॉर आवर लाइफ, देर इज अ डिविनिटी गवर्निंग आवर लाइफ, एंड वेयर आई एम राइट नाउ is where I am meant to be. That Wow. doesn't mean that all the decisions that I have taken I am right. That doesn't mean that everything that I am going to do in the future is all going to be right. But कैसे है कि there is a higher plan which can bring good even out of the bad turns we may take. Absolutely. तो इसीलिए I use that metaphor of a GPS. तो GPS, you can say it is God's positioning system. And even if I take a wrong turn, I get lost. Now I may be lost, but I'm not lost to the GPS. GPS can get me back on track from wherever I've gone. Maybe I'll have to go a few extra kilometers, Exactly. but I will be on track. I will reach my So destination. it's that. So like that, we are a part of a higher divinity. और उसमें even if we take a wrong turn, we will come back on the right track. And while going through that wrong turn and coming on the right track also, we will learn some things. Basically, learning from our mistakes. Learning from our mistakes. So seeing our mistakes as an opportunity. As growing opportunity, that's feedback. Beautiful. तो दो एटीट्यूड्स है इसके, ओके। एक है कि माई मिस्टेक्स आर फेटल, मैंने ये गलती कर दी, पूरा बर्बाद हो गया, आई टुक दिस रॉन्ग टर्न, लॉस फॉर एवर। Right. द अदर इज माई मिस्टेक्स आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। नहीं, एवरी रॉन्ग टर्न हैज अ प्राइस, यू हैव टू स्पेंड दैट मच मोर टाइम, यू हैव टू स्पेंड दैट मच मोर फ्यूल। तो इफ यू कैन अवॉइड द रॉन्ग टर्न्स, दैट इज गुड। बट क्या है कि दोनों के बीच में क्या है कि एक है कि मिस्टेक कर दिया, बर्बाद हो गया, क्या मिस्टेक, क्या फर्क पड़ता है? तो उसमें बीच में क्या है, द मिस्टेक्स मैटर बट दे आर नेवर फेटल। इसलिए लेट मी बी एज केयरफुल एज आई कैन, बट केयरफुल होते हुए मुझे फियरफुल नहीं होना है। समटाइम्स some trying to play it safe can be the biggest mistake. केयरफुल होते होते हम फियरफुल बहुत हो जाते हैं, स्वामी जी। दैट्स वन वेरी बिग इशू दैट अ लॉट ऑफ अस डील विद। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि वर्स्ट केस को एनालाइज करो। हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं क्या हो जाएगा वर्स्ट केस में, अच्छा ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, वट एवर वे यू वांट टू टीच देम, वर्स्ट केस एनालिसिस, जिसमें हम यूजुअली सिखाते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन अगर ये नहीं होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, ठीक है, एक प्लान बी खड़ा करो, एक प्लान सी खड़ा करो। तो जब हम इतना वर्स्ट केस एनालिसिस करने लगते हैं, जब हम वैसे बन जाते हैं ह्यूमन बीइंग, तो फिर हम बहुत ज़्यादा ना, जैसा आप कह रहे हो कि आपको केयरफुल होना है, फियरफुल नहीं होना। हम बहुत मुझे लगता है वर्स्ट केस एनालिसिस बहुत ज़्यादा फियर के स्पेस से आता है कि आपको ये अचीव करना था, आप वो नहीं कर पाए, तो फिर आप एक प्लान बी खड़ा कर लो। अभी ये भी सोचो कि प्लान बी भी हो सकता नहीं होगा, तो प्लान सी खड़ा कर लो ना। इज इट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ बीइंग केयरफुल अबाउट योर लाइफ एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? इज इट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फियर? बिकॉज आई फील फॉर अ लॉट ऑफ अस बीइंग केयरफुल आल्सो कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ बीइंग फियरफुल, बीइंग सो फियरफुल दैट आई नीड टू हैव सो मच कंट्रोल कि ए नहीं होगा तो बी चाहिए, बी नहीं होगा तो सी चाहिए, सी नहीं होगा तो डी चाहिए, बट आई नीड टू बी इन कंट्रोल। व्हाट डज भगवद गीता हैज टू से फॉर दिस? सी, भगवत जो मन के बारे में बोलता, मन हमारा एक सॉफ्टवेयर के समान है। तो मन में अलग अलग प्रकार के इंप्रेशंस होते हैं, एंड जो इंप्रेशंस के अनुसार नेचुरली कुछ लोग पॉजिटिविटी देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिविटी देखते हैं। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द भगवता's पर्सपेक्टिव, वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट नेगेटिव थिंकिंग। देखो, नेगेटिव थिंकिंग भी एक गिफ्ट है। मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो अरे यहाँ पे बंजर जमीन है, बड़ा बिल्डिंग बना, क्या विजनरी है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। पर वो जमीन जब बनने वाला है, तो उसमें अगर फायर हो गया तो क्या फायर हजार के लिए कुछ बनाया करेगा, जैसे इमरजेंसी के लिए क्या एग्जिट बनाने में, वो भी तो किसी को इमेजिन करना पड़ेगा।
वर्स्ट केस एनालिसिस किसी तो को वो जो करना है, पड़ेगा। जो नेगेटिव थिंकिंग जो होता है वो भी सब लोग नहीं कर सकते, वो करना भी एक गिफ्ट होता है। अभी मैं और राइटिंग बहुत जरूरी भी होता है। ज़रूरी है, और वो गिफ्ट है। जब मैं राइटिंग करता हूँ तो राइटिंग में दो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एक है क्रिएटिव, एक है क्रिटिकल। तो जो जो ऑथर्स जो होते हैं उनमें क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बहुत होता है, ये आइडिया ट्राई करते, ये आइडिया ट्राई करते। जो एडिटर्स होते हैं उनमें क्रिटिकल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है। तो कई बार होते हैं जो एडिटर्स अच्छे होते हैं वो ज़्यादा राइटिंग नहीं कर पाते खुद, क्योंकि खुद को बहुत क्रिटिकल, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं बोलते। बट एडिटर्स आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल नेसेसिटी। तो पॉइंट क्या है कि अगर मेरा ओरिएंटेशन नेचुरली नेगेटिव है तो आई शुड नॉट बिकम ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक। अरे मैं इतना नेगेटिव को सोचता, अगर वो समझते हैं कि ये एक टूल है, मैं इस टूल में अच्छा हूँ। पर अगर अब मान लीजिए कोई एडिटर है और दे वेरी गुड एडिटिंग, उनका बच्चा पहली बार स्कूल में ऐसे आता है, कुछ लिख के आता है, उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के लिए उनका बच्चा कुछ एक अफेक्शन लेटर लिख के आता है, और वो माँ अपने बच्चे के लेटर को प्रूफ प्रिंट करने लगती है, क्रिटिसाइज करने लगती है। वहाँ पे आपका एडिटर का ब्रेन बाजू को रखो, वहाँ पे एक अफेक्शन देखो। तो क्या है कि नेगेटिव थिंकिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स अ टूल, कभी यूज़ करना है, कभी यूज़ नहीं करना है। तो इफ़ आई टेंड टू नेचुरली थिंक नेगेटिव, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। बट इफ़ आई डोंट हैव समबडी एल्स इन माई लाइफ हु कैन हेल्प मी टू सी द पॉजिटिव ऑल्सो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप द नेगेटिव थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। तो वैसे पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो गुड थिंग, बट टू मच पॉजिटिव थिंकिंग कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। अगर कोई बोलता है कि अरे मैं ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, ये 6 महीने में डबल हो जाएंगे, तो अभी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग करो आप भाई, आपका सारा If it is sounding too good, yeah, then exactly. थोड़ा नेगेटिव भी सोच लो, इज व्हाट यू आर सेइंग ना। एक चीज जो स्वामी जी आप बार बार बात कर रहे हो, पेंडुलम के एग्जांपल की बात कर रहे हो, और आप डिफरेंट एक्सट्रीम्स को लेके बात कर रहे हो, आप बार बार बात करते हो बैलेंस की। व्हाट एग्जैक्टली इज बैलेंस? बैलेंस में जीना दिखता कैसा है? व्हाट इज लिविंग इन बैलेंस लुक्स लाइक इन एवरीडे लिविंग? तो जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं, और वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे जीवन में 3 विभाग है, धर्म, अर्थ और काम। तो एक तरह से धर्म कह सकते हैं हमारा स्पिरिचुअलिटी, हमारा टेम्पल जो भी है, अर्थ है वो हमारा जॉब है, और काम है वो हमारा फैमिली है। तो वो कहते हैं कि डोंट परस्यू रिलीजन एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड प्लेजर। डोंट परस्यू प्रॉफिट, मतलब अर्थ के इतना पीछे मत जाओ कि धर्म और काम को भूल जाओ, काम के पीछे इतना मत जाओ कि आप धर्म और अर्थ को भूल जाओ। तो बैलेंस मतलब एक तरह से वी हैव मल्टीपल रोल्स इन आवर लाइफ, एंड ऑल रोल्स, इट मे नॉट बी नेसेसरली इक्वली, बट ऑल रोल्स रीजनेबली ग्रोथ होना चाहिए। तो हमारा बॉडी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस। तो ईच ऑफ अस वेर one cell in our mother's body at one time. Now there are millions and billions of cells, and we have grown. So growth is a good thing, but then cancer is also growth. उसमें फर्क क्या है? वो है डिसप्रपोर्शनेट और डिस्ट्रक्टिव। तो अगर एक एरिया में ग्रोथ इतना हो रहा है कि वो बाकी सब एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम होता है। टेक एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स। लाइक इफ समबडी इज मॉडर्न लाइफ में कोई ना, वर्किंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन, बट कोई वर्कहॉलिक बन जाता है, तो अभी वर्कहॉलिक को कभी कोई पॉजिटिव बोलते हैं, सच अ वर्कहॉलिक। आजकल तो कल्चर है स्टार्टअप्स का, स्वामी जी, यू हैव नो आइडिया, पीपल आर वर्किंग 20 hours a day. Yeah. Or I mean, or you probably would have a better idea of that, because a lot of those people then come to you agreed. after 20 years, Yeah. 30 years. But my point is कि in one phase of your life it's okay for a few years To be workaholic. it may be okay because that's the time when you have to rise in a, but if that's the only mode you're working in, now you may be very successful professionally, but you'll be lonely, your health will be spoiled, and what did you achieve at the end? तो एक एरिया में इतना ग्रोथ करना कि उस ग्रोथ के कारण बाकी एरिया डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और दैट इज नॉट हेल्दी। सो बैलेंस मीन्स दैट वी हैव डिफरेंट रोल्स, different relationships, different responsibilities, and in all these areas we need to be reasonably growing. And when we are balanced, उससे फायदा क्या होता है? We can be much more resilient. कि if one area falls apart in my life, I have some other areas I can fall back on. But if we are only unidimensional, और उस एरिया में क्रैश होता है, वो क्रैश नहीं होगा, वो क्रशिंग हो जाएगा पूरा हमारा। But before that, tell me one thing. On one side, you are a Bhakti Yoga follower. आप
चैंटिंग करते हो, नाम जप करते हो, भक्ति करते हो. On the other side, you are so much driven with this intellectual Yeah. feeding of your mind. Hmm. How do both things go together? Because intellectual thinking is more logical, more rational, and bhakti is more faith. There might not be any tangible proof of bhakti. So how an intellectual person like yourself, who knows how to critically think, who knows how to analyze, rationalize, edit his own book, Hmm. Yeah. goes into a tradition which is all about faith, which is all about non-tangible outcomes? Hmm. This is a feeling only at the end of the day, that my clarity is coming, or whatever is happening, or my mantra chanting is cleansing my karmas. There is no proof of that, right? Okay. So how do Yeah. you kind of see these two things? Yeah, I think that's for intellectuals in the Bhakti tradition, that's always a tension. हाँ, मतलब But, कैसे हो but सकता है कोई I'll explain intelligent है? that. But कैसे कि भक्ति के भी बारे में कुछ misconceptions है. See, भक्ति can be seen as emotion, और वो कभी sentimentality हो जाता है. भक्ति can be seen as rituals, और फिर वो superstition और blind faith की ओर चले जाता है. But bhakti can also be seen as an expression of love. So the human expressing love for the divine. And if that is, then it becomes much more broad and encompassing. तो मतलब क्या है कि one of the simplest understandings of bhakti, you could say universal, is that what we have is God's gift to us. What we do with what we have is our gift to God. Wow. So all of life is like a loving cycle between us and God. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव. So okay, everything has come from God, everything is pervaded by God, and that God you can worship through your work. So if we understand bhakti as this loving cycle of reciprocation, then if I have the gifts of the intellect, then I will use those intellectual gifts to serve God in that way. So for me, using the gifts that I have in a mood of devotion, that is primarily bhakti. Now, what about those who don't have those intellectual gifts? Are they to be left out? Or somebody who has intellectual gifts, are they to be left out? Not necessarily. So some people may approach more through the ritual path. Some people may approach more through the musical path. Some people, they like the the emotions more. And I think, in that sense, bhakti is like a big tent. So what happens in every spiritual tradition, there are two distinct aspects. There is philosophy and then there is religion. So this is very similar to science. So the way I put it, science is the study of matter. Spirituality is the study of what matters. What matters? What is really important in life? पर साइंस में क्या होता है? एक थियरी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है. तो अभी थियरी proposes the nature of reality, and then experiment tries to verify it. So Newton proposes gravity, and did the apple fall here? Not just in London, in France, in Melbourne, in Mumbai, in New York. अभी जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसका थियरी से काफ़ी कनेक्शन होता है. पर जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं उसके बाद में दे सिस्टमैटाइज इट, कोडिफाई इट, and then that becomes a technology. Now, once the technology is there, the people who are using the technology may not even know the theory of science. जो जितने लोग मोबाइल यूज करते हैं, may not even know the experiment. Yeah, they don't know the experiment, they don't know the theory. हम जब मोबाइल यूज करते हैं, क्या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कितने लोगों को पता है, यूज कर रहे हैं. तो वैसे ही क्या स्पिरिचुअलिटी में फिलॉसफी होता है और प्रैक्टिस होता है. तो फिलॉसफी इज लाइक द थियरी इन साइंस, प्रैक्टिस इज लाइक द एक्सपेरिमेंट इन साइंस. अभी प्रैक्टिस जब सक्सेसफुल होता है, मतलब क्या है कि फिलॉसफी कहती है कि आप आत्मा हो, तो और हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ लोगों को उससे, कुछ महान संत है, कुछ सीधे स्पिरिचुअल सीकर्स है, सीयर्स है, उनको उससे कुछ एक्सपीरियंस आता है. दे गेट दैट रियलाइजेशन कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ. तो फिर वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस को वो सिस्टमेटाइज करते हैं, वो कोडिफाई करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज करते हैं. जैसे उसमें मेडिटेशन बताएंगे आपको, affirmations बताएंगे आपको, कुछ practices बताएंगे, and that practice others will use. So then that becomes a religion. जैसे टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी जैसे साइंस के थियरी से आता है, वैसे फिलॉसफी से, प्रैक्टिस से रिलीजन आ जाता है. पर जब रिलीजन आ जाता है, when it becomes a religion, at that time religion, it involves culture, it involves so many other things.
that reaches a large number of people, just like the technology reaches a large number of people. But जैसे कभी टेक्नोलॉजी जो होती है काम नहीं करती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यू हैव टू गो बैक टू द थियरी टू फिक्स इट. अगर वो टेक्नोलॉजी और थियरी में पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा. तो वैसे जो रिलीजन है और फिलॉसफी है उसमें डिस्कनेक्ट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है. सो वो तभी फिर सुपरस्टिशन होता है, फिर कुछ फेक गॉड बनाया जाता है, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों की श्रद्धा को. तो most people are not going to be analytical or intellectual enough to actually understand the whole philosophy. And we cannot expect that from them. But that doesn't deprive them of spirituality. They can still practice, they can still gain some experiences. And whatever form they're given it, like mobile phone के रूप में given है, नाम जप के रूप में given है, या कोई अगरबत्ती जलाने के रूप में given है, मंदिर जाने के रूप में given है, सेवा के रूप में given, जिस भी रूप में आपने spirituality उनको समझ में आ गया है, चाहे वो किसी सेंट के थ्रू आया है, चाहे वो किसी गॉड के थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू आया है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू आया, जहाँ से भी आया है, दैट इज व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग. वो उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अच्छा है, उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो उससे थोड़ा ग्रो हो रहे हैं. जनरली अगर स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं तो क्या होता है कि मटीरियल अप्स एंड डाउन से उतना आप शेक नहीं होगे. भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र. क्या होगा कि वही क्राइसिस आपके जीवन में आपसे भक्ति करने के पहले, आध्यात्म करने के पहले 5-10 साल रहते थे, पूरा शेक हो जाते थे. अभी ठीक है, ये प्रॉब्लम है, बट आई एम ओके, आई कैन डील विद इट. That's samatvam bhava. Samatva bhava, exactly. That So it's like speak about in I may be I am still concerned, but I don't feel threatened by it. I'm not fidgeting. Yeah. Beautifully said, Swamiji. I think that is a very, very powerful distinction, because ये भक्ति का जब भी नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे थोड़ा सा रिपल्शन इसीलिए होती है क्योंकि वो लॉजिक और रैशनल में फिट नहीं बैठता. बट आपने बहुत अच्छे तरीके से द मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी एग्जांपल दैट यू टुक वेरी क्लियरली गिव्स द सिस्टम ऑफ भक्ति. एंड इवन इफ यू आर यूजिंग द एंड प्रोडक्ट विच इज, लेट्स से आप कोई मंत्र जाप करते हो दिन में 108 बार 5 बार, या कोई आप सुबह 5 बजे उठ के सर्टेन प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप सर्टेन तरीके से पूजा करते हो, या फिर सर्टेन आरती गाते हो, वट एवर फॉर्म में आपकी भक्ति का एक्सप्रेशन है, सेवा करते हो, फूल चढ़ाते हो, जो भी आपका रिचुअल है, द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, वो आपने बहुत क्लियरली समझाया है कि यू नो हाउ डू वी, इवन इफ लाइक मोस्ट ऑफ अस वी वोंट नो द साइंस, द थ्योरी एंड द एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ इट, a lot of us, and that's why we question that bhakti ki this is pseudo. Yes, but we have to bring the intelligence that we may not, or we necessarily don't even need to know that. See, those who need to know it should be provided it. Right. Those who don't have the interest, the capacity, that's okay. So they should not be overwhelmed with it. Beautiful. But then there should be somebody to guide them. At least they should have some trustworthy people. So not everybody will be an intellectual, not everybody will be a philosopher, but those who are practicing bhakti, they should have some connection with some gurus who are philosophically minded, and when something starts going wrong, they'll be there to guide them. Very wonderfully said, Swamiji. I think this is the best way anyone has ever explained bhakti to me personally. And whatever we do in the name of rituals regarding bhakti, I think is by far the best explanation for that. You know, because the people who follow a ritualistic practice to bhakti, they are looked down upon, at least from the intellectual, so-called intellectual people who are very logic and rational driven. But now this example kind of simplifies to them, and I think this example makes logic to them as well. So it kind of fills or quenches their inquiry about, you know, this whole bhakti yoga. See, rituals जो है ना, उसके there is a repetition involved in that. Repetition of the same thing again and again. So now, उसमें एक fundamental difference है. You can say there are two things, there are rituals and there are routines. So every day maybe we have to do our laundry, we have to do our dishes. Now those in routines, the point is to get the thing done. That is routine. Routine. So अभी when I'm doing my dishes, I don't have to pay 100% attention to everything. I can be hearing a podcast, I can be making a phone call, I can be chatting with someone. It's a routine. The point is to get it done. But rituals जो होते हैं, the point of them is not to get the thing done. The point of them is to get the experience. So if, okay, just take some 3 deep breaths. वो deep breathing नहीं, वो कपाल भाती हो गया. The point is not to get the thing done. तो कभी कभी क्या होता है, जो rituals which are meant to be pathways to some higher experience, if they start being done like routines, then
दे बिकम वेरी मैकेनिकल, दे बिकम वेरी परफंक्ट्री, वो ऐसे सब्सटेंस के बिना हो जाते हैं। जो लोग ऐसे करने लगते हैं उनको देख के दूसरों को तिरस्कार लगता है, तो क्या कर रहे हो तुम, खुद भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ अनुभव नहीं कर रहे, कुछ परिवर्तन नहीं हो या रहा तुम्हें। इससे कुछ होगा नहीं, वो रिचुअल का जो एक्ट है वही बदनाम हो जाता है एग्जैक्टली। कि डीप ब्रेथ लेने से होगा क्या, क्योंकि शायद आपने उसको वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था, या राइट? तो गेट द एक्सपीरियंस, जस्ट एंटर इनटू दैट एक्सपीरियंस। तो मेडिटेशन का कैसे है, मेडिटेशन का एक सिंपल है एक्सपीरियंस कैसे कि देयर इज, दिस इज माय कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना है। तो अगर मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ तो इन माय कॉन्शियसनेस द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बिकम्स वन component, that is the stage of attention. Now as it enters into my consciousness, what happens is that object, see, the divine is far bigger than us. As I focus on it, that starts becoming bigger and bigger and bigger and bigger. So first you could say Krishna enters into my mind, then my mind enters into Krishna. तो मेडिटेशन के दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस है। फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ अटेंशन, अटेंशन इज वेयर कृष्णा एंटर्स इनटू माय माइंड। और एब्जॉर्प्शन, समाधि, ध्यान, इमर्शन, वो क्या है, इट्स माय माइंड एंटर्स इनटू कृष्णा, आई बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो रिचुअल्स में अटेंशन से एब्जॉर्प्शन तक जाना है, पर अगर अटेंशन ही नहीं है तो फिर वो सब्सटेंसलेस हो जाता है। So profound, स्वामी जी, आई एम लेटिंग इट सिंक इन, ऑल ऑफ दीज क्लियर डिस्टिंक्शंस, क्योंकि ये टर्म्स हम रोज यूज करते हैं, रूटीन मेरा क्या है, रिचुअल्स कौन क्या करता है रोज, लेकिन इन टर्म्स का एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग आ जाना, to learn it from somebody who is as grounded in their practice as you are, वो एक बहुत ही रिमार्केबल आपको डिस्टिंक्शन दे देता है, एंड देन आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं दैट मेरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है तो मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, या मेरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग गलत जा रहा है तो इसको मैं सही कैसे कर सकती हूँ। आई एम पर्सनली गेनिंग ऑल दीज पावरफुल इनसाइट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। नाउ bringing this whole conversation to a closure, Swamiji, one thing that I ask a lot of my guests, in fact all of my guests, is their definition of success. And I saw in your book that you have written a chapter which is called Redefining Success. Yes. Redefine success for us. So for me, as when I was a student, I wanted to be a topper. I was always among the toppers. When I did my GRE, I was university topper था मैं, महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था तभी मैं। But I found that एक्सटर्नल कॉन्ग्रेचुलेशन से आई वॉज नॉट रियली, कब तक हैप्पीनेस रहता है वो, तो वो आता है, वो डिपेंडेंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा तो फिर यू फील डिससेटिस्फाइड। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज ऑलवेज अ वाइड रीडर, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इनर वर्ल्ड, साइकोलॉजी, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी। तो भगवद गीता में 6.22 जो वर्स है, दैट इज लाइक द पोल स्टार फॉर माई लाइफ। वो क्या है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। That is a state of consciousness where there is no craving for something else and there is no resenting for what has gone wrong, no craving for what will become right in the future, no resenting for what has gone wrong in the past. So now this, I would say, is like a really realistic and grounded understanding of living in the present. तो मतलब क्या है कि वी हैव एक्सपीरियंस्ड सो मच इनर एनरिचमेंट थ्रू आवर कनेक्शन विद द डिवाइन दैट माय इनर वर्ल्ड हैज बिकम लाइक एन ओशन, एंड देन even if some distress comes in, it's just like a little river coming in, it doesn't disrupt the ocean. Even if some craving comes in because you see something attractive, थोड़ा craving आ जाएगा, but if my inner world is like a small puddle, उसमें एक river आ जाएगा तो पूरा puddle disrupt हो जाएगा. But if my inner world has become like an ocean, then neither craving nor resenting will disturb me. So that making our inner world like an ocean, I'd say that is the definition of success that drives me. So basically the journey within is your definition of success. Definitely, yes. Thank you, Swamiji, for joining me for this very profound conversation. One of the best I've had in a long time. Thank you for bringing your wisdom to the Journey Within podcast. Thank you for leaving us with some very clear, crystallized distinctions of modern day problems, definitions, jargons that we are getting confused with, and that we are getting then kind of stuck with.
you have tried to, and you have very beautifully taken us out of that. And I really hope that the listeners who are watching this episode, or the viewers who are watching this episode so far, they will go back into this conversation and write down the points for them, because that's the comment that I get on a lot of my podcasts, that people have written notes out of that conversation because it has helped them so much. And I'm sure that this conversation is also going to do that for them. Thank you for taking out time and sharing your wisdom with me. And Thank you for your very thoughtful questions. As I said, a podcast about the journey within is a very special endeavor that you are doing, and my best wishes and prayers for your success in this endeavor. Thank you. Thank you. Namaskar. To our listeners and viewers, thank you for supporting us so far in our journey. अगर द जर्नी विद इन पॉडकास्ट के एपिसोड आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, आपकी करंट स्टेट ऑफ बीइंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि जब आप लोग उस कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं तभी वो बाकी लोगों तक भी पहुंचता है। और जो मीनिंगफुल, प्रोफाउंड और थोड़ा सॉलिड कंटेंट होता है उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स नॉट ड्रिवन बाय trends and sensationalism. So if you really find value in our podcast, do consider supporting the channel in any way that you can. Thank you for listening to us in this episode. I'll see you in the next one. Namaste.